नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 229 में ICT लाइब्रेरी इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पढ़ाई करेंगे। तो ब्लॉक 1 में लाइब्रेरी ऑटोमेशन और ब्लॉक 2 में डिजिटेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी DSpace एंड GSDL के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोहा और GSDL देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि GSDL का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी फंक्शन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास जो भी बुक है, अगर इग्नू का मटेरियल है तो उसमें आप एक बार उसे अच्छा से पढ़ाई कर लें। उसमें जो भी उसके फंक्शन है वो फंक्शन की जानकारी आप अच्छे से ले लें, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका प्रैक्टिकल दिए होंगे अगर 229 में, तो इसकी जानकारी आपको होगी, ठीक है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो मैं बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे तरीके से दें और अच्छे नंबर से पास करें, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हम लोग देखते हैं आज 229। दोस्तों जैसा कि ब्लॉक 1 में देख सकते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ऑटोमेशन क्या होता है। देखिए, ऑटोमेशन का मतलब होता है मशीनीकरण। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी लाइब्रेरी की बात करूँ तो अगर लाइब्रेरी में कुछ भी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी आती है या फिर कंप्यूटर अगर उसमें लगाया जाता है और कंप्यूटर के द्वारा कार्य किया जाता है तो इस प्रक्रिया को ऑटोमेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में स्वचालन कहते हैं। और दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसे वॉइस आते होंगे, अभी बहुत तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है, तो कृपया करके उसे थोड़ा सा आप ध्यान ना दें, ठीक है। जहाँ पढ़ाई जा रही है बस उस पर ही ध्यान दें, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुस्तकालय स्वचालन यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पुस्तकालय के कार्यों में कंप्यूटर के उपयोग से है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी लाइब्रेरी में अगर कंप्यूटर की उपयोग की जाती है तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सेकंड नंबर में देखिए, पुस्तकालय स्वचालन लगभग यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन लगभग 1930 में शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक देखेंगे तो वहाँ पे कभी कभी 1931 भी ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1930 ही होगी, ठीक है। थर्ड नंबर में देखिए, वास्तविक पुस्तकालय स्वचालन की शुरुआत कम लागत वाले कंप्यूटर तथा पुस्तकालय गृह व्यवस्था संचालन के लिए अस्थायी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग के साथ 1970 में शुरू हुई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये पुस्तकालय स्वचालन जो स्टार्ट हुआ 1930 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इसका सॉफ्टवेयर विकसित की गई, ठीक है, वो सस्ते तौर पे तो वो 1970 थी, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। दोनों में आपका दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा तो एक ही रहेगा, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जानकारी मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपको होगी। देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 नंबर में ए में क्या है, कंप्यूटर पूर्व का युग 1950 यानी 1950 यानी 1950 से कंप्यूटर के पूर्व का युग था, ठीक है। इस देखिए इसमें क्या है, इसमें इकाई अभिलिखित उपकरण का कंप्यूटर पूर्व का युग था। बी में देखिए स्टैंड अलोन युग यानी 1960। इसमें क्या है, 1960 तरह 1970 के शुरुआत में ऑफलाइन कंप्यूटरीकरण आया, ठीक है। अगर आप 90s के स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आपको पता ही होगा कि 1990 के पहले देखिए उस समय क्या था कि ऑफलाइन कंप्यूटर ज़्यादा थे। अभी तो क्या हो गया, सारे कंप्यूटर ऑनलाइन हो चुके हैं, चाहे आप लाइब्रेरी की बात करें या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें। सी में देखिए ऑनलाइन प्रणाली का युग 1970 यानी 1970 से ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 1960 से 1970 के बीच अधिकतर ऑफलाइन कंप्यूटर का यूज होता था, लेकिन 1970 के बाद ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका PDF मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर युग यानी 1980, जिसमें कुछ एग्जांपल है PCS, CD, रोम प्रौद्योगिकी, ठीक है। प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, तथा लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ उद्भव के रूप में 1980 में माइक्रो कंप्यूटर का आगमन हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब वेव युग क्या होता है, देखिए 1990 यानी 1990 में इंटरनेट की क्रांति
ने कहीं से भी किसी भी स्थान से किसी भी समय तक पहुंचकर यानी पहुंचना को एक्सेस कहते हैं, तथा संचालन यानी ऑपरेशन के समर्थन देने के लिए वेब समक्ष एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली को बढ़ावा दिया। डी में क्या, मुक्त यानी ओपन युग। देखिए आपको तो पता ही है कि GSDL और कोहा ये ओपन सॉफ्टवेयर है, और जितने भी ओपन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी आगे लेंगे। और दोस्तों उसकी जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि ओपन सॉफ्टवेयर का जितना भी फंक्शन है और जितने भी ओपन सॉफ्टवेयर हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन रहेगा जो कि ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर पूछा जाएगा इसमें से ओपन सॉफ्टवेयर कौन नहीं है, इसके बारे में PDF ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जितने भी ओपन सॉफ्टवेयर है उसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2000 में मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मुक्त मानक तथा मुक्त डाटा विषय मुक्त के साथ ऑन द फ्लाई एकीकरण द्वारा संचालित मुक्त पुस्तकालय प्रणाली का उद्भव हुआ, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको 2000 टिक करना है। 5th नंबर में देखिए परियोजना का हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। मेडलर्स की शुरुआत कब हुई, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो 1961 ध्यान देंगे, ठीक है। 6 नंबर देखिए 1962 में पहली बार कंप्यूटरकृत परिसंचरण तंत्र आया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। देखिए फुल फॉर्म के लिए मैं इस पर अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज इसी में जितना भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं कवर कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। LMS का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए कोहा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कोहा क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग कोहा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कोहा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका इस्तेमाल विश्व के अधिकतर पब्लिक स्कूल तथा स्पेशल लाइब्रेरी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से ध्यान देंगे, कोहा को वर्ष 1990 में न्यूजीलैंड के होरोबेहुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए काटिपू कम्युनिकेशन टीम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यहाँ से 3-4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावनाएं हैं कि बनेगी ही बनेगी, ठीक है। पहला तो कि कोहा कब बनाया गया, तो 1999 में न्यूजीलैंड के होरोबेहुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट, ठीक है। और कौन सा टीम बनाई थी, तो काटिपो कम्युनिकेशन टीम ने बनाया था। और इसका पहला प्रयोग 3 जनवरी 2000 यानी 3 जनवरी 2000 में इसका पहला प्रयोग हुआ था। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं PDF प्रोवाइड करवा ही दूंगा, लेकिन इसे भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आप कोहा के बारे में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी हो गई होगी, उसे आप ज़रूर नोट करके और पढ़ाई कर लें, ठीक है। कि कौन से टीम के द्वारा डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया था और कब इसका पहला प्रयोग हुआ था। डेवलप और प्रयोग में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना है। अब चलिए 10 नंबर में देख लेते हैं। लाइब्रेरी लिक्स डाटा इंस्टीब्यूटर ग्रुप को 2011 में W3C द्वारा वेब पुस्तकालय डाटा में वैश्विक अंतः संचालनात्मक वृद्धि लाने हेतु सहयोग करने के लिए स्थापित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन में अब दोस्तों देखिए जितने भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिया हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, ठीक है। 11 नंबर में देखिए OPAC 2.0 वेब 2.0 एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसे भावी पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन और 21वीं सदी यानी 21st सेंचुरी की प्रसूची के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया हूँ, ठीक है। देखिए OTF का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन टाइप फॉन्ट, ध्यान देंगे। 13 नंबर में सन 1960 ईस्वी में नीलमेध एवं वेंकटेश रमन ने द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा वर्गीकरण करने हेतु किया था, ठीक है। देखिए वर्गीकरण क्या होती है इसके बारे में हम लोग 2 में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी 2 to 3 में चर्चा कर चुके हैं, मैं क्षमा चाहूँगा, 2 to 3 में चर्चा कर चुके हैं। तो पहले वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्या होती है उसकी जानकारी आपको मैं उम्मीद करता हूँ होगी, ठीक है। तो उस क्लासिफिकेशन पद्धति को कंप्यूटर में सबसे पहला प्रयोग कौन किए थे, तो नीलमेध एवं वेंकटेश रमन ने। अब 14 नंबर में देखिए, पुस्तकें शेल्फ में रखी जाती है तो उपयोगिता को कॉल संख्या यानी वर्ग संख्या और पुस्तक संख्या का एक संयोजन। देखिए कॉल संख्या क्या होता है, तो कॉल संख्या के बारे में आपको
2 to 7 में आपको कॉल संख्या निकालनी होती है, जो कि आप जितने भी 7 टेबल है 19 एडिशन डीडीसी में, उसका प्रयोग करके आप कॉल संख्या निकाल सकते हैं। और 2 to 7 में आपको उसी का एग्ज़ाम देना होता है। एक कॉल संख्या और कॉल नंबर निकालनी होती है और एक कैटलॉग बनाना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो कॉल संख्या का जो भी लेबल लगाया जाता है, लेबल का आकार जो होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये आकार होता है, ठीक है। अब 15 नंबर में देखिए ओवरशिप, ठीक है, यानी मार्क का साइज 3x2 दोस्तों एक एक करके आप साइज़ देख सकते हैं और इस साइज़ को आप नोट जरूर करते जाएं, ताकि इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जैसा कि हम लोग OPAC यानी ओपेक के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो देखिए ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को जितना शॉर्ट में ख़त्म कर दूँ और एक ही क्लास में सारा 2 to 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम के बाद देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका कि 1 तारीख से आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। 19 नंबर में देखिए NACO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेम अथॉरिटी कोऑपरेटिव प्रोग्राम, नेम अथॉरिटी कोऑपरेटिव प्रोग्राम, ठीक है। 20 नंबर में देखिए NACO की शुरुआत 1995 में कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग काउंसिल यानी CCC, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन फुल फॉर्म भी बन सकता है, द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में हुई थी, ठीक है। VIAF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए एवरग्रीन यानी एवरग्रीन परियोजना यानी प्रोजेक्ट 2006 में जॉर्जिया सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी प्रणाली द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या ध्यान देंगे। और पूरी संभावना है कि इसमें क्वेश्चन में आपको काफ़ी क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके अलावे, वीडियो के अलावे, आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं वो बुक से पढ़ाई करना है, क्योंकि देखिए बुक से पढ़ाई करना कंपलसरी होता है दोस्तों। बुक आपको पता है कि प्राचीन काल के टाइम से चलता आ रहा है और वो अभी तक चलता ही रहेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। तो किसी भी वीडियो या किसी भी इंटरनेट, ये सब पढ़ाई करने के बाद आप बुक को ज़रूर पढ़ाई करें, क्योंकि बुक आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज देगा, क्योंकि उसमें जो भी नॉलेज होती है डिटेल में होती है, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में इस टाइप की बात बोलने के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बुक को पढ़ाई करना कभी आप बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए 23 में देखिए कोहा सॉफ्टवेयर का सबसे पहला उपयोग होपो वेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए जनवरी 2000 में उपयोग में लाया गया था, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब GPL का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाया हूँ, देख लीजिए, जनरल पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों इंग्लिश वाली कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा मैं आज क्षमा चाहूँगा, कि दोस्तों क्योंकि टाइम की कमी के कारण, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग वीडियो शायद आप लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं 2 to 1 2 to 2 में इंग्लिश में लिख चुका हूँ। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, मैं काफ़ी इंग्लिश में PDF सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे मैं क्वेश्चन लगभग 5 या 600 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। अब दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए लिबिस, LIBSYS, लिबिस देखिए एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंध सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है। ये अगर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे लिबिस कॉरपोरेशन ने नई दिल्ली द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया था, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को नई दिल्ली में डिजाइन किया गया था और विकसित किया गया था, यानी डेवलप किया गया था। 26 में देखिए सम इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, देखिए कुछ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे बताऊँगा, लेकिन दोस्तों इसके अलावे भी आपकी बुक में जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का फंक्शन है, उस फंक्शन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपके जो भी आप बुक पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कोई गाइड पढ़ाई करें तो गाइड में भी आप देखेंगे वहाँ पे इमेज बना के दी गई है, ठीक है। उसी इमेज के थ्रू आपको जानना है कि इसका फंक्शन क्या होता है, और वहाँ पे लिखी भी गई है। अगर आप इग्नू की बुक की बात करें तो उसमें कंप्लीट डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपने GSDL और कोहा का प्रैक्टिकल दिया होगा तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी इसकी नॉलेज होगी। देखिए जैसा ऊपर में पढ़ चुके हैं लिबिस। सेकंड में देखिए स्लिम क्या होता है, इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान यानी कि जहाँ पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी में किया जा रहा है। इसे एल्गोरिथम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं इसे रेड कलर में नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन इसे आप नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। देखिए स्लिम 21 यानी 21, स्लिम 21 क्या होता है, देखिए स्लिम 21 को हम मनोवांछित किसी भी भाषा में डाटा की प्रविष्टि कर सकते हैं, क्योंकि यह यूनिकोड को समर्थन देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे।
स्लिम प्लस प्लस, जिस तरह सी प्लस प्लस होता है वही प्लस प्लस यहाँ पे लिखा है स्लिम प्लस प्लस। तो स्लिम प्लस प्लस क्या होता है? यह पुस्तकालय हेतु विशिष्ट आकार का सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान देंगे, यह पुस्तकालय हेतु विस्तृत आकार का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सेकंड में सोल, SOUL, सोल क्या होता है? यह इन्फ्लिनेट द्वारा विकसित किया गया विंडोज़ पर आधारित सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इन्फ्लिनेट क्या होता है, इसके बारे में मैं 2-1 में काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसका जवाब मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट में ज़रूर देंगे। इन्फ्लिनेट को कहाँ पर विकसित किया गया था, उस जगह का नाम आपको नोट कर बताना है। 27 में देखिए, ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्रोत यानी सोर्स की उपलब्धता के बिना निःशुल्क यानी फ्री में उपलब्ध होते हैं उसे फ्रीवेयर कहलाते हैं। ध्यान देंगे, फ्रीवेयर क्या होते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। BCD देखिए, सॉरी ABCD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ABCD, ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। 29 में देखिए, मुक्त सॉफ्टवेयर आंदोलन कब शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ओपन सॉफ्टवेयर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1983 में हुआ था। GPL का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। ध्यान देंगे, GPL का फुल फॉर्म जनरल पब्लिक लाइसेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नोट, GPL एक कॉपी लेफ्ट लाइसेंस है, ठीक है, जिसका अर्थ प्राप्त कार्य को केवल लाइसेंस शर्तों के अधीन वितरित किया जा सकता है। दोस्तों जितने भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट जरूर करते जाएं। मैं अगर PDF सेंड करता हूँ तो उस PDF को भी एक बार आप जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। और देखिए, आप अपने बुक से एक बार आंसर जो कुछ ईस्वी होता है उस ईस्वी को एक बार पहले आप मिलाने के बाद आप उसका प्रिंट करवा के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, इतना लॉन्ग वीडियो बनाना होता है तो कुछ माइनर मिस्टेक हो जाते हैं। तो जिसके लिए अगर ऐसे कुछ मिस्टेक आपको नज़र आते हैं तो आप कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में बता पाऊँ कि इसे आप इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे कुछ गलती होती है जिसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं अभी डिटेल में यहाँ पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, बल्कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 31 में क्या है? लिनक्स एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जितने भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उसकी जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप अपने बुक में देख लेंगे, उस बुक में कंप्लीट दिया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 की हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसमें नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? डिजिटल पुस्तकालय की परिभाषा, यानी कितने सारे जितने भी विद्वान लोग हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी की अलग अलग परिभाषा दिए हैं। तो उस दोस्तों इस परिभाषा को आपको कंप्लीट याद नहीं करनी, बल्कि इसका एक दो लाइन को आपको देख लेना है। उसके बाद आप जब भी वहाँ पे विद्वान के नाम देखेंगे, जो भी स्कॉलर हैं उनके नाम देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह धारणा करने वाली सूचना यानी इंफॉर्मेशन बेयरिंग ऑब्जेक्ट यानी IBOS का नियंत्रण संग्रह है, जो डिजिटल रूप में होता है और इसको अवस्थित किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ वर्ड है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग है, तो इतना से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यह किसने कहा था? तो टेरेंस R स्मिथ ने कहा था, ठीक है। ये ध्यान देंगे, टेरेंस R स्मिथ। मैं कंप्लीट यहाँ पे डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ क्योंकि डिफिनेशन ये काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन मैं इतना लिखा हूँ कि इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देख के दोस्तों आपको नॉलेज काफ़ी अधिक नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बस ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। लेकिन नॉलेज के लिए मैं कंप्लीट 2-1 और 2-2 और कुछ 2-3 का वीडियो बना चुका हूँ, और उसी तरह का वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास से लेके आऊँगा, जब भी ये जुलाई सेशन के कैंडिडेट का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद, ठीक है। चलिए बी में देखिए, ये डिफिनेशन जो दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यह उपयोगिताओं के समाज को डिजिटल सूचना ज्ञान के विशाल एवं अवस्थित संग्रहालय सुस्पष्ट अभिगम प्रदान करने वाली पद्धति है। कौन? डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय एकल इकाई मात्र नहीं होती है, बल्कि भिन्न भिन्न साधनों का सीमाहीन एकीकरण है। यह किसने कहा था? तो ये क्लिफोर्ड लिंक ने कहा था, ठीक है। ध्यान देंगे, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? यह संबंध सेवाओं सहित सूचनाओं के अवस्थित संग्रह है, जहां सूचना डिजिटल रूप में भंडारित को इंग्लिश में स्टोरेज कहते हैं, ठीक है, होती है। यह किसने कहा था? तो ये आर्म्स ने कहा था, ARMS। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? सेकंड नंबर में आरंभिक डिजिटल पुस्तकालय एलिनोर ELINOR
एंड गुटेनबर्ग, GUTENBERG, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। काफ़ी फास्ट लिखा गया दोस्तों, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। थर्ड में क्या देखिए, हाइब्रिड पुस्तकालय प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल पुस्तकालय, जैसे कि हेडलाइन, ठीक है। देखिए, हाइब्रिड पुस्तकालय क्या होता है तो ये मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। और हाइब्रिड पुस्तकालय को इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में संकर पुस्तकालय कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिजिटल रूप, इसके जो भी प्रोजेक्ट है उसका डिजिटल रूप अगर क्वेश्चन में आता है तो हेडलाइन आपको टिक करना है, ठीक है। 4 नंबर में देखिए, कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी, CDL, अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप नोट कर सकते हैं। CDL कैलिफोर्निया डिजिटल लाइब्रेरी में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा कब स्थापित किया गया था, ठीक है। यानी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में CDL कब स्थापित किया गया था तो 1997 यानी 1997 में किया गया था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ नोट लिख दिया हूँ, इसमें क्या करना है, ऑल डिजिटल लाइब्रेरी। अब दोस्तों आप अपने बुक में देखेंगे तो बहुत सारे डिजिटल लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो उस जितने भी इंपॉर्टेंट डिजिटल लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। आप कम से कम एक बार पढ़ाई ज़रूर कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5th नंबर देखिए, डीबी वीडियो सूचना लगभग 36 Mbps की दर से एक डाटा स्थिर दर होता है, ठीक है। अगर डीवी या वीडियो सूचना की क्वेश्चन आती है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन 36 Mbps देख के याद आ जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब दोस्तों डिस्पेस क्या होता है, देखिए डिस्पेस के बारे में आपको एक बार कंप्लीट जानकारी ले लेनी है, ठीक है। वो आपके बुक में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, डिस्पेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो शैक्षणिक गैर लाभकारी और व्यावसायिक संगठनों को मुफ्त डिजिटल कोर्स बनाने की सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है, ध्यान देंगे। इसे एक बार आप पढ़ाई कर लें, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कंप्लीट डिटेल जानकारी नहीं दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ दोस्तों कि हम लोग 1 साल का कोर्स को लगभग 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इस जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए, लेकिन हाँ, इसके बाद में कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। देखिए 17 नंबर में क्या है, अगस्त 2012 यानी अगस्त 2012 से 1300 से भी ज़्यादा पंजीकृत संग्रह। देखिए, पंजीकृत का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो लिख नहीं पाया हूँ मैं। और इंग्लिश वाले कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। डिस्पेस का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी संख्या लगातार वृद्धि होती जा रही है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगस्त 2012 तक इसका जो जब अभी तक की जानकारी है 1300 से भी अधिक रजिस्टर हो चुके हैं और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैं पहले बोल चुका था, GSDL क्या है, ये इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। अगर इसकी वेबसाइट की बात करें तो आप ध्यान देंगे HTTP, ठीक है। HTTP का आपको फुल फॉर्म मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा, www इसका भी www का भी मतलब पता होगा, greenstone.org वेबसाइट की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, इसका यूज आप लोग 229 के प्रैक्टिकल जो लैब में हुआ था उसमें आप लोग इसका यूज़ किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के टीचर के द्वारा इसकी जानकारी आपको दी गई होगी, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फॉर लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी के लिए। अब दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है GSDL के लिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी वेबसाइट क्या होती है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, GSDL को न्यूजीलैंड के वैकाटो विश्वविद्यालय, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वैकाटो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको पढ़ाई करने के बाद आप बुक भी ज़रूर पढ़ाई करें, और उसके बाद दोस्तों आप एग्ज़ाम दे के आएँगे तो देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कितने बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम दे के आएँगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर में देख लीजिए, ग्रीन स्टोन के लिए प्रोजेक्ट यूजर वेरू अज्ञात होता है, ठीक है, लेकिन नवंबर 2000 में जब से सोर्स फॉर्ग पर इसका वितरण शुरू हुआ तब इसे यह पाया गया कि प्रति माह औसत यानी एवरेज दर से इसके 4500 यानी 4500 डाउनलोड हो रही है, ठीक है। जब से ये 2000 में जब सोर्स फॉर पर इसका वितरण शुरू हुआ, ठीक है। अभी इसका जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी इसका वितरण कौन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, GSDL का फुल फॉर्म तो मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ दोस्तों, लेकिन चलिए उसे आप नोट कर लेंगे। ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और इसकी जानकारी भी आपको होगी, उम्मीद करता हूँ। देखिए ए नंबर में क्या, GSDL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, GSDL को CD-ROM में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है, इसे CD-ROM में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
सी नंबर में देखिए, बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इसे सीडी रोम अथवा लोकल डिस्क के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मैं जीएसडीएल और कोहा लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए इसे लिखा क्यों, क्योंकि आपको जीएसडीएल और कोहा के बारे में कंप्लीट पढ़ाई कर लेनी है दोस्तों। कुछ ऐसा मैं वर्ड होगा ऊपर में जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो कृपया करके आप उसे एक बार अपने बुक से ज़रूर देख लें। बस दोस्तों, आपका मेन उद्देश्य इस वीडियो को क्या होना चाहिए कि इससे आपको एक डेटा लेना है कि क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप अगर बैठ के सिलेबस मिलाना स्टार्ट करते हैं, अगर वहाँ से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसका आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसमें आप बिल्कुल इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता ही कि एग्ज़ाम में लगभग अभी 10 से 11 दिन बचा हुआ है, तो उस टाइम में आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और हाँ, ये भी बात है कि एग्ज़ाम के बाद आपको ये सब कंप्लीट पढ़ना ही होगा, इसके लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर भविष्य में आप लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये सब डिटेल में पढ़ाई करवाई जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन न लें। और आप ये मुझ पर छोड़ दें, मैं एग्ज़ाम के बाद फिर से इसे कंप्लीट अकॉर्डिंग टू इग्नू के सिलेबस जितने भी मटेरियल है उससे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा आप कृपया करके अभी वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और आपसे बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों। देखिए अभी का ऐसा टाइम है कि आप एक काम करेंगे, आप एक पेंसिल लेके, जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी टॉपिक है उसे आप एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर दें और एक पेंसिल का यूज़ करें। जो भी ईस्वी आती है या जो ऐसे कुछ स्कॉलर्स के नाम आते हैं उसे ज़रूर आप टिक करते जाएँ। ऐसा नहीं कि आपको दूसरा दिन फिर वो पढ़ना है, बल्कि उसी दिन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। टोटल आपको 8 पेपर पढ़ाई करनी है और 27 की अभी तक कोई डेट ऐसे फिक्स नहीं आई है कि उसके एग्ज़ाम कब होंगे। वो एग्ज़ाम के बाद आपके आरसी की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वेबसाइट भी आप अपने आरसी का देखते रहेंगे, तो इस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को या फिर इस चैनल को आप अधिक से अधिक जितने भी न्यू कैंडिडेट इस बार जुलाई में एडमिशन लिए हैं उन लोगों तक सेंड कर दें, ताकि वो भी भविष्य में जब उनका क्लास स्टार्ट होगी तो वो भी इसका लाभ ले पाएंगे, ठीक है। और मैं इसके लिए फिर से आपसे क्षमा चाहूँगा कि मैं कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, इंग्लिश में मैं आज वर्ड को नहीं लिख पाया हूँ दोस्तों। 2 दिन से कुछ ऐसा कारण हो जाने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में 1 तारीख तक आपका सारा कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है, चाहे कंडीशन किसी भी प्रकार रहे। मैं मानता हूँ इस चैनल में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे कमियां को दूर कर दूंगा और मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ। शायद मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका में भी आपको कुछ परेशानी होती होगी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। जितने भी कमेंट आते हैं मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और मैं भविष्य में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।